अच्छा जी, तो आज हमने जो पढ़ना है वो कस्टम ऑडियंस बनाना और लुक अलाइक ऑडियंस बनाना है। प्लेसमेंट्स चेक करनी है हमने। अच्छा, ये ऑडियंस के पोर्शन में हमारे पास यहाँ पे क्रिएट न्यू का बटन आ रहा होता है। ये बेसिकली ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये इस काम के लिए है कि हमारे पास कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक वगैरह, यानी कि हमारे ऐसी ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस यानी कि ऐसी ऑडियंस जो हमारे साथ ऑलरेडी किसी ना किसी तरह इंटरेक्ट कर चुकी है, और लुक अलाइक यानी कि उन जैसे और लोग। तो ये ऑडियंसेस को क्रिएट करना यहाँ से और यूज करना यहाँ से होता है, ठीक है। उसको एक्सक्लूड भी इवन हम कर सकते हैं, यानी कि हम ये चाह सकते हैं कि नए लोगों तक हमारा ऐड जाए, हमारी जो अपनी ऑलरेडी इंटरेक्टेड ऑडियंस है उस तक हमारा ऐड ना जाए। यानी कि ऐसा भी हो सकता है ना, आप एक ऐड चला रहे हैं तो वो बार बार, मतलब बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है, वो उन्हीं लोगों तक बार बार जा रहा है जो पहले भी हमारा ऐड देख चुके हैं, इंटरेक्ट कर चुके हैं हमारे साथ किसी ना किसी तरह। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को एक्सक्लूड कर दें। तो क्या होगा, उन लोगों तक हमारा ऐड फिर नहीं जाएगा, वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे और हमारा ऐड सिर्फ नए लोगों तक जाएगा। समझ आइए इस बात की भला आपको? इस बात की समझ आइए आपको? मैंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम इंक्लूड करते हैं किसी चीज को, इसी तरह एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। यानी कि कस्टम ऑडियंस को या फिर जो भी हम ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे उसको हम यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है, हम उसको कहेंगे कि यार हमारे पास ये एक ऑडियंस बनी पड़ी है, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारी वेबसाइट को विजिट किया, ठीक है, पिछले 180 दिन के अंदर हमारी वेबसाइट को विजिट किया, इनको दोबारा मैं ऐड नहीं दिखाना चाहता, तो मैं इसको एक्सक्लूड के लिए डाल दूंगा। तो क्या होगा, तो क्या होगा, इस ऑडियंस को, ये एक्सक्लूड पीपल हु आर इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग। आगे हमने वो ऑडियंस सेलेक्ट कर दी, एग्जिस्टिंग ऑडियंसेस हमने सेलेक्ट कर दिया ना, तो यानी कि वो एग्जिस्टिंग, इस ऑडियंस के अंदर जो लोग हैं उन लोगों तक हमारा ऐड नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा किसी के पास भी जाता रहे हमारी, हम आगे जो डिटेल टारगेटिंग करेंगे या फिर जो भी करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इस ऑडियंस तक ना जाए, बाकी सब लोगों तक भले जाता रहे, ठीक है। तो हम इस तरह से खुद से ऑडियंस को एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे इंक्लूड करते हैं हम कि इस बंदे तक जाए या इस ऑडियंस तक जाए, इसी तरह हम एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि इन तक ना जाए, इनको सर्व ना हो ऐड, इन लोगों को, ये स्पेसिफिक ग्रुप को, ये स्पेसिफिक जो मेरे पास ऑडियंस मैंने क्रिएट की हुई है, इसको मेरा ऐड सर्व नहीं होना चाहिए, बाकी लोगों को होना चाहिए। तो ये इस काम के लिए है, ठीक है। अच्छा खैर, हम यहाँ से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का पढ़ने लगे थे। यहाँ पे हम क्रिएट न्यू पे जाएंगे, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आगे सोर्स आ जाता है। सबसे मेजर आपके पास जो सोर्स आपने इस्तेमाल करना होता है वो आमतौर पे वेबसाइट का ही होता है, ठीक है। हमारे अपने सोर्सेज में से, यानी कि हमारी अपना जो हम फेसबुक के साथ डाटा शेयर कर रहे होते हैं उसमें से, क्योंकि जो वेबसाइट है वो हमारी हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा एसेट है। और वेबसाइट हम फेसबुक के साथ शेयर कर रहे होते हैं कि यार ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जो लोग आ रहे हैं आप उसको ट्रैक करो। ये हम फेसबुक को कह रहे होते हैं। जो बाकी चीजें हैं, फेसबुक के अपने सोर्सेज हैं, वो पेज है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो जो भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कुछ भी होता है, वो सारे फेसबुक के अपने सोर्सेज हैं, ठीक है। ऑन फेसबुक या ऑन इंस्टाग्राम सोर्सेज होते हैं, ये आउटसाइड के सोर्सेज यही हैं। इसमें वेबसाइट सबसे मेजर सोर्स है। और ये फेसबुक ट्रैक कैसे करता है वो चले मैं आपको पहले बता दूं, ताकि बाकी चीजों को समझने में आसानी रहे। फेसबुक ना एक उसको
हम टूल कह लें, आप पीस ऑफ कोड कह लें, या जो भी आप कहना चाहें, उसको बोलते हैं पिक्सल, फेसबुक पिक्सल। क्या बोलते हैं? फेसबुक पिक्सल बोलते हैं उसे। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है सर। अच्छा, हम इसको फेसबुक पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पिक्सल क्या करता है? ये बस उसका नाम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये पिक्सल पता नहीं क्या चीज है। ये उस कोड का नाम है जो फेसबुक का जो टूल है जिससे फेसबुक हमारी वेबसाइट्स की जासूसी करता है। अब वो कैसे होता है? वो हमने वेबसाइट बना ली, एक मिसाल के तौर पे हमारी एक शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। हमारी एक शॉपिंग वेबसाइट है। सॉरी। अच्छा जी, तो हमने एक वेबसाइट बना ली। सपोज हमारी एक शॉपिंग वेबसाइट है, ठीक है। उस वेबसाइट पे हम चाहते हैं कि फेसबुक को पता चले कौन लैंड कर रहा है, कौन किस पेज पे जा रहा है, कौन हमें ऑर्डर कर रहा है, कौन हमारी वेबसाइट को ऐड टू कार्ट कर रहा है। यानी कि वो तमाम एक्टिविटीज जो एक हमारी वेबसाइट पे लोग कर रहे हैं, वो एक्टिविटीज सारी फेसबुक ट्रैक करे। तो फेसबुक को बेसिकली हमने जब परमिशन देनी होती है, तो उसके लिए फेसबुक हमें कहता है कि अगर आप मुझे परमिशन देना चाहते हो तो ये वाला एक कोड है, वो एक लंबा चौड़ा सा कोड आपको देता है, ठीक है। वो अभी हम पढ़ेंगे वो कैसे इंसर्ट करना है हमने वेबसाइट में। तो एक ना कोड देता है आपको, वो कहता है ये कोड जाके ना अपनी वेबसाइट में इंसर्ट कर दो। अब उससे क्या होता है? उससे होता ये है कि हमारी वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाती है, यानी कि चोर रास्ता हम दे देते हैं फेसबुक को। वो हमारी वेबसाइट पे आने वाले हर बंदे की मॉनिटरिंग करता है। फिर ये जो ऑडियंसेस ये क्रिएट करता है और ये जो इसके पास सारा डाटा आता है ना, ये बेसिकली उधर से ही आता है, ठीक है। शायद यहाँ पे ये बता, हाँ ये देखें, क्रिएट एन ऑडियंस बेस्ड ऑन वेबसाइट विजिटर्स फ्रॉम योर फेसबुक पिक्सल, ठीक है। तो मतलब क्या होता है कि जो फेसबुक पिक्सल है, ये वो एक चोर रास्ता हम दे देते हैं फेसबुक को हमारी वेबसाइट पे सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर करने का। तो फिर बाद में हम जब इसको कहते हैं कि यार हमारी वेबसाइट पे जितने लोग आए हैं उनकी ऑडियंस बना के दो, तो जाहिर है इसने उन सब लोगों को देखा होता है जो हमारी वेबसाइट पे लैंड किए होते हैं। तो वो लोग, जाहिर बात है, फेसबुक भी यूज करते ही हैं, तो ये उन लोगों की फिर हमें बना के देता है ऑडियंस, ठीक है। तो इसको एक ये अपने पास उन लोगों को ढूंढता है जो हमारी वेबसाइट पे लैंड कर रहे थे। यानी कि इसको हमने अपनी वेबसाइट की तो एक्सेस दे दी ना, ये हमारी वेबसाइट पे मॉनिटर कर रहा है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है, वो सब कुछ इसको पता है। तो जब हम इसको ये कहते हैं कि यार वो लोग जो मेरी वेबसाइट पे आए थे, उन लोगों को मुझे ऑडियंस बना के दो, कस्टम ऑडियंस मुझे एक चाहिए। पिछले 180 दिन के अंदर जो भी मेरी वेबसाइट पे लैंड किया वो मुझे एक ऑडियंस बना के दो, मैंने फेसबुक पे उन लोगों को टारगेट करना है। तो ये क्या करता है? ये उन लोगों को जो मेरी वेबसाइट पे लैंड किए थे, क्योंकि इसने रिकॉर्ड रखा हुआ है उनका, तो उन लोगों को फेसबुक पे ढूंढता है कि वो कहाँ हैं, ठीक है। फिर उनकी जो वो फेसबुक पे उनको जब मिलता है ना, वही लोग जो हमारी वेबसाइट पे लैंड किए थे, वही जब इसको फेसबुक पे मिलते हैं तो उनको वो कंपाइल करता है और हमें एक ऑडियंस बना के देता है कि यार ये लोग, इतने लोग मुझे मिले हैं जो आपकी वेबसाइट पे लैंड किए थे और ये फेसबुक भी यूज कर रहे हैं। तो वो फिर एक ऑडियंस का साइज जो है ना हमें मिल जाता है, तो वो हम उसको यूज कर सकते हैं। खैर, हमने क्रिएट पे आए, क्रिएट न्यू पे आए, कस्टम ऑडियंस पे गए। यहाँ पे हमने सपोज योर सोर्स सेलेक्ट किया, वेबसाइट हमने नेक्स्ट किया। वो कह रहा है क्रिएट अ वेबसाइट कस्टम ऑडियंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अपनी ऑडियंस क्रिएट करनी है।
इंक्लूड पीपल हु मीट, यहाँ पे आगे कंडीशन लगानी है हमने, एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। एनी लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि हम अगर दो तीन मतलब इस तरह से ये सोर्सेज लगा देते हैं, वही बात जो मैंने पहले आपको ऑनलाइन शॉपिंग के साथ समझाई थी ना, कि अगर हम उसको ऊपर ऐड कर देते हैं तो वो उस ऑडियंस ब्रॉडर हो जाएगी, और अगर उसको हम ऑल्सो इंक्लूड पे करेंगे तो वो ऑडियंस जो है ना नैरो डाउन हो जाएगी। ये वही बात है, मतलब एनी और ऑल। एनी का मतलब है इनमें से कोई भी जो हम कंडीशंस लगाते हैं इनमें से कोई भी फुलफिल होती है तो वो उसको ऐड वो ऑडियंस के अंदर शामिल कर दे। और अगर ऑल करते हैं तो मतलब वो सब लोग जो सब कंडीशंस पे पूरा उतरते हैं वो सिर्फ इसके अंदर शामिल हो। अब कंडीशंस क्या है? कंडीशन, पहली कंडीशन हम उसको दे रहे हैं ऐसे लोग, सबसे पहले तो ये पिक्सल आईडी उसको दे रहे हैं ना हम, सोर्स ये है उसका। दूसरा उसको इवेंट हम बता रहे हैं। इवेंट क्या बता रहे हैं कि यार ऑल वेब विजिटर्स या फिर पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस या विजिटर्स बाय टाइम स्पेंट। मतलब हम उसको ये बता रहे हैं कि भाई किन लोगों को आपने शामिल करना है हमारी ऑडियंस के अंदर। ऑल वेबसाइट विजिटर्स करेंगे तो इसका मतलब होगा कोई भी जो हमारी वेबसाइट पे लैंड किया है वो इस ऑडियंस के अंदर शामिल हो जाए। और अगर हम ये करेंगे पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, तो ये हमसे यूआरएल वगैरह पूछेगा कि किस यूआरएल पे जो लैंड किए थे उनको आप शामिल करना चाह रहे हो। ठीक है, हम मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं, अच्छा सॉरी यहाँ से हम इसको चेंज करेंगे तो खुद ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, हम इसको कहते हैं कि यार ऐसे लोग, लेट्स सी, इसको हम कहते हैं ये हमारी वेबसाइट है, हम इसको कहते हैं यार ऐसे लोग जो डर्मा क्लेयर के, डर्मा क्लेयर अब ये कॉस्मेटिक्स का इनका है कैटेगरी है। ठीक है, हम इनको कहते हैं ऐसे लोग जो डर्मा क्लेयर का जिन्होंने पेज विजिट किया हो वो लोग इसमें ऑडियंस में शामिल करो। ठीक है, अब एंड ऑल्सो का मतलब क्या है? कि यानी कि वो लोग जिन्होंने इस वेबसाइट इस पेज को विजिट किया है उनमें से ऐसे लोग जिन्होंने इस पेज को भी विजिट किया है। यानी कि अब अगला जो यहाँ पे हम यूआरएल देंगे वो फिर उसको नैरो डाउन करेगा, वही कॉन्सेप्ट जो हमने कल पढ़ा था। लेकिन अगर इसको हम फिलहाल क्रॉस करते हैं, यहाँ पे अगर हम यूआरएल और ऐड कर देते हैं तो क्या होगा कि ऐसे लोग जिन्होंने इस यूआरएल को विजिट किया है या फिर जो भी यहाँ पे और ऐड करेंगे उस यूआरएल को विजिट किया है, यानी कि वो ब्रॉडर होती चली जाएगी हमारी ऑडियंस। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं। मजीद ये कि इंक्लूड मोर पीपल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इवेंट मजीद हम कह सकते हैं विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड, मिसाल के तौर पे एक हम लगा देते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे लोग जिन्होंने मतलब टॉप के 25 जो टाइम स्पेंडर्स हैं ना, यानी कि ऐसे लोग जिन्होंने, ऐसे 25% लोग जो सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। अगर 100 लोगों ने मेरी वेबसाइट को विजिट किया उसमें से 25% ऐसे लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा मेरी वेबसाइट पे टाइम स्पेंड किया है उन लोगों को शामिल करो। तो मैं उनको शामिल कर सकता हूँ, टॉप के 10 या 5 इस तरह से, मतलब इसकी मैं लगा सकता हूँ। तो ये क्या होगा, ये हमारी ऑडियंस ये हम क्रिएट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के हिसाब से। हमारी वेबसाइट पे जो एक्टिविटीज करते रहे हैं वो लोग, उनके हिसाब से हम उनको यहाँ पे शामिल कर रहे हैं। अब यहाँ पे एनी हमने लगाया था ना, तो क्या होगा, हमने नीचे दो कंडीशंस लगाई हैं। एक तो ये लोग जिन्होंने इस पेज को विजिट किया है, और एक वो लोग जो टॉप 25% टाइम स्पेंडर्स हैं।
अब क्या होगा कि इनमें से कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल होता होगा तो वो इस ऑडियंस के अंदर शामिल हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एनी लगाया है। और अगर इसको हम कर देंगे ऑल, तो क्या करेगा, ये दोनों अगर फुलफिल जो करता होगा, उसने ये भी विजिट किया और वो इसके अंदर भी लैंड करता है, तो वो उसको शामिल करेगा। ठीक है, ये ओवरऑल इस तरह से हम बना रहे हैं। अब खैर एनी अगर करते हैं और एक सिंपल सी मैं आपको ऑडियंस बनाने का बता देता हूँ। हम यहाँ पे कह देते हैं कि यार हमारे पास ऑल वेबसाइट विजिटर्स कितनी देर, मतलब रिटेंशन का मतलब अब से कितनी देर पहले तक के विजिटर्स हमें चाहिए। ये मैक्सिमम 180 डेज आमतौर पे एक्सेप्ट करता है, तो 180 डेज हम कर देते हैं। अब से पीछे 180 दिन तक की जो ऑडियंस है वो क्रिएट कर दो। तो क्या होगा, यहाँ पे ऑडियंस नेम दूंगा, यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन दूंगा, क्रिएट करूंगा, वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये जस्ट एक कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है। ये इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और मज़ीद ये कि मिसाल के तौर पे हम फेसबुक सोर्स इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ऐसे लोग जो हमारे इंस्टाग्राम के साथ जिनकी कभी ना कभी कोई इंट्रैक्शन हुई हो। अब क्या इंट्रैक्शन हुई हो भाई, सोर्स उनको मैं इंस्टाग्राम अकाउंट दे रहा हूँ यहाँ पे, मतलब ये शायद 2 इंस्टाग्राम अकाउंट्स यहाँ पे कनेक्ट हैं इस पिक्सल के साथ या इस एड मैनेजर के साथ। तो मैं उसको ये एक अकाउंट उसको मैंने दे दिया। ठीक है, मैंने उसको कहा कि इसमें जो लोग शामिल हैं उनमें से मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ। अब कौन से चाहिए मुझे, एवरीवन हु इंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, anyone who visited this professional account's profile, people who engaged with any post or ad, people who sent a message to this professional account, people who saved any post or ad। यानी कि आप जब कर रहे होते हैं ना काम, आप एक महीना भी अगर ऐड चलाएंगे ना, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मैसेज कर रहे होंगे, जो आपकी प्रोफाइल विजिट कर रहे होंगे, जो मतलब कहीं ना कहीं उनकी किसी ना किसी किस्म की इंट्रैक्शन आपके साथ हो रही होती है। या फिर पुराने बिजनेस होते हैं, तो जैसे रिटेंशन यहाँ पे 365 डेज लगाई है, तो पीछे 1 साल, यानी कि ये तो इनको तो तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। तो पीछे 1 साल पुराने तक के जो लोग हैं, कभी ना कभी उनकी मेरे पेज के साथ इंट्रैक्शन हुई है, तो मैं उनको दोबारा रीटारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, फेसबुक उसको याद रखता है। और मैं जब उसको कहूंगा कि यार कोई भी ऐसा बंदा कि जिसने पीपल हु इंगेज्ड विद एनी पोस्ट और एड, कोई भी ऐसा बंदा कि जो मेरी किसी भी पोस्ट या किसी भी एड के साथ उसकी इंट्रैक्शन हुई है ऑन इंस्टाग्राम, आई वांट टू ऐड दैट पर्सन इन माय ऑडियंस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब नीचे उसने उसको मतलब एक्सप्लेन भी किया हुआ है, इंक्लूड्स पीपल हु टुक एन एक्शन ऑन दिस पोस्ट और एड सच एज लाइक्स, कमेंट्स, सेव, कैरोसेल स्वाइप्स, बटन टैप्स और शेयर्स। यानी कि वो कह रहा है आपने 5 महीने पहले एक पोस्ट की, उसके ऊपर आके किसी ने लाइक किया, वो भी शामिल होगा, उसको भी इस ऑडियंस के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। और आप मतलब इस ऑडियंस को यूज करके दोबारा उसको रिटारगेट कर सकते हैं, दोबारा उसको ऐड पहुंचा सकते हैं अपना। आपने 6 महीने पहले एक ऐड बनाया था, ऐड आपने बनाया कैरोसेल, वो जो आमतौर पे मल्टीपल कार्ड्स आ रहे होते हैं ना, मतलब एक लंबी सी चेन आ रही होती है प्रोडक्ट्स की, या फिर मतलब उनको स्वाइप करते जाते हैं और आगे आगे प्रोडक्ट्स आपको नजर आती चली जाती हैं। तो वो मतलब अगर आपने लगाया था और उसमें किसी ने उसको स्वाइप करके देखा था, आपकी सारी प्रोडक्ट्स को देखने की कोशिश की थी, तो यानी कि वो इंटरेस्टेड था, तो आपकी प्रोडक्ट्स देख रहा था ना, तो वो भी एक तरह से इंगेजमेंट ये कंसीडर करता है। किसी ने कमेंट किया, किसी ने कोई आपकी पोस्ट सेव की, किसी ने कोई आपका कोई भी बटन वगैरह जो आपने उस पे पोस्ट पे लगाया था, ऐड पे लगाया था, उसको क्लिक किया, आपकी पोस्ट को शेयर किया, या किसी भी किस्म की कोई भी इंटरेक्शन आपकी किसी पोस्ट या किसी ऐड के साथ पीछे के 365 दिन के अंदर हुई है, तो वो इस ऑडियंस के अंदर शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये भाई ये बहुत सिंपल है। इस तरह से हम ऑडियंस बनाएंगे, इसको क्रिएट करेंगे और दैट्स इट, ये क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं लुक अलाइक की तरफ। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? कस्टम ऑडियंस बेटा
ऑडियंस नेम आप अपनी मर्जी का रखें ना। आप ऑडियंस नेम मिसाल के तौर पे आप कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम रखे हुए हैं, या जिसने भी ये क्रिएट किए हैं उसने नाम रखे हुए हैं। ये देखें, ऑल वेब विजिटर्स 180 डेज बिफोर 1 सितंबर 21, यानी कि सारे वेब विजिटर्स जो 1 सितंबर 21 से पीछे के 180 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मेरी वेबसाइट को विजिट किया है, वो इस ऑडियंस के अंदर शामिल है। ठीक है। अब करंटली लाइक एंड फॉलो, इसका मतलब क्या है कि अब इस वक्त जो 7/8/21 की डेट के वक्त जिन्होंने मेरे पेज को लाइक किया हुआ है या फिर वो किसी तरह इंगेज हुए हैं या इस तरह से मतलब उन्होंने फॉलो किया हुआ है, तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। इसी तरह इंगेज्ड विद योर इंस्टाग्राम अकाउंट 180 डेज, यानी कि 180 दिन के अंदर वो किसी किस्म की इंगेजमेंट उनकी हुई है, वो शामिल हो जाएंगे। यहाँ पे डेट भी होनी चाहिए थी, वो जिसने भी बनाई है उसने नहीं लिखी। तो खैर मतलब इस तरह से आप अपने हिसाब से नाम रखें, ओबियसली आपने खुद मैनेज करना होता है। ठीक है। हाँ जी, बाकी सब कुछ क्लियर है। आपके चक्करों में मेरी चूरी ठंडी हो गई है। अच्छा, तो लुक अलाइक ऑडियंस, सबसे पहले जैसे पीछे हमने उसको सोर्स बताया था, वो हमने पिक्सल उसको सोर्स असल में दिया था, यहाँ पे भी हम उसको सोर्स देंगे। अब यहाँ पे वहां पे तो सिर्फ पिक्सल का ही सोर्स था। अगर हम आउटसाइड ऑफ उस पे जाते हैं, फेसबुक जाते हैं यानी कि वेबसाइट वगैरह पे जाते हैं, तो पिक्सल का ही उसके पास सोर्स था। यहाँ पे डायरेक्ट पिक्सल भी उसको हम दे सकते हैं और हम उसको डायरेक्ट जो है ना वो कोई ऑडियंस जो हमने क्रिएट की थी वो भी दे सकते हैं सोर्स के तौर पे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम उसको ये कह सकते हैं कि यार देखो, ये मेरा पिक्सल है, ठीक है, इसको आप यूज करो, ये मेरी वेबसाइट पे लगा हुआ है, इसके थ्रू जाओ मेरी वेबसाइट पे, वहां जाके देखो। मैं आगे जो भी इसको वो बताऊंगा ना, मतलब कंडीशंस वगैरह कि भाई कौन लोग, मैं इसको कहता हूँ कि इस पिक्सल को यूज करो मेरी वेबसाइट पे, देखो जो लोग मेरी वेबसाइट को विजिट करते रहे हैं उन जैसे मुझे और लोग बना निकाल के दो या ढूंढ के दो। यानी कि डायरेक्ट मैंने कस्टम ऑडियंस बनाए बगैर डायरेक्ट भी मैं बना सकता हूं। जबकि दूसरी तरफ एक और तरीका है, ये जो मैं ऑडियंस क्रिएट कर लेता हूं ना, कस्टम ऑडियंस, ये भी मैंने पिक्सल से ही क्रिएट किया ना, तो कस्टम ऑडियंस मैंने क्रिएट कर ली है, तो मैं डायरेक्ट इसको कस्टम ऑडियंस दे सकता हूं कि ये मेरी कस्टम ऑडियंस है, मुझे इसके जैसे और लोग बना के दो या और लोग ढूंढ के दो। अब मैंने इसको कंट्री पाकिस्तान दे दिया। अब यहां पे देखें, ये वो चीज है जो मैं आपको कह रहा था, 1 से 10% का स्केल हमारे पास आता है। ये उसने नीचे हमें बताया भी हुआ है। अ 1% लुक अलाइक कंसिस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट सिमिलर टू योर लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स। ऑडियंस सोर्स क्या हमने दिया है? ये ऑडियंस सोर्स है। ऑल वेब विजिटर्स 180 डेज बिफोर 1 सितंबर 21। वो कह रहा है अगर 1% आप सिलेक्ट करोगे लुक अलाइक, तो वो ऐसे लोगों पे मुश्तमिल होगी जो बहुत ज्यादा सिमिलर हैं आपकी उस सोर्स से। ठीक है, वो ऐसे लोगों का मजमुआ होगा। और इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट्स अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। अगर मैं इस परसेंटेज को इजाफी करूंगा तो उसका क्या मतलब होगा, वो जो उनकी सिमिलैरिटी है वो तो कम होती चली जाएगी लेकिन ऑडियंस बड़ी होती जाएगी। ठीक है,
मैं इसको 2% कर देता हूँ, तो ये देखें पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है, 1.2 मिलियन, पहले तकरीबन 60 लाख के करीब थी। 3% कर देता हूँ 1.8 मिलियन हो गई है। 4% करता हूँ 2.4 मिलियन हो गई है। 5% करता हूँ 2.9 मिलियन हो गई है। तो मतलब ये देखें मेरी ऑडियंस बढ़ती चली जा रही है। और बस इस तरह से इसको मैं करूंगा और यहाँ से क्रिएट ऑडियंस कर दूंगा, ये मेरी ऑडियंस क्रिएट कर देगा। यहाँ से हम स्पेसिफिक कोई वो वही के हमने, क्योंकि ऑडियंस हम ढूंढ रहे हैं, तो हम टारगेट भी कर सकते हैं कि इस तरह के लोग किस जगह पे हों, यानी कि पाकिस्तान पूरे में, पंजाब में, लाहौर में, या वैसे मेरा ख्याल है यहाँ पे ये लाहौर वगैरह देगा नहीं। हम्म, हाँ, इसको रीजन या फिर कंट्री है सिर्फ यहाँ पे अप्लाई करता है। तो खैर, उस रीजन या कंट्री को अगर हम यहाँ पे देंगे और उस रीजन या कंट्री के अंदर ये हमें फिर उस लुक अलाइक ऑडियंस ढूंढ के देगा। ठीक है। हाँ जी, ये लुक अलाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस की सबको समझ आ गई? जी मैं बता देता हूँ बेटा। अच्छा, ऑफलाइन एक्टिविटी क्या है, वो साथ उन्होंने आइकन भी बनाया हुआ है, उससे भी आपको अंदाजा हो रहा होगा। ठीक है। क्रिएट एन ऑडियंस ऑफ पीपल हु इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस इन स्टोर, ओवर द फोन और बाय अदर ऑफलाइन चैनल्स। ठीक है, यानी कि जो फेसबुक के हाथों से बाहर के काम है ना, वो वाले हम इसको बताएंगे कि भाई हमें बाहर का कोई बंदा मिला था, उसने ये किया था, और फिर हम, आप बताओ कि वो वो मुझे इस ऑडियंस में शामिल करके दो। अब यहाँ पे ऑफलाइन इवेंट जैसे ऑनलाइन इवेंट होते हैं ना, हमारी वेबसाइट पे इवेंट होता है, परचेज होता है, चेकआउट होता है, ऐड टू कार्ट होता है, वो सारे इवेंट्स होते हैं, कोई भी पेज विजिट करना वो इवेंट होता है। इस तरह ऑफलाइन इवेंट्स भी क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। ऑफलाइन इवेंट कैसे क्रिएट होते हैं? अब फेसबुक को ये तो पता है कि आमतौर पे फेसबुक लोकेशन भी ट्रैक कर रहा होता है। फेसबुक जो है ना, अगर आपने एक कंपेन चलाई है फोन कॉल की, तो कोई आपको कॉल करता है तो फेसबुक को वो भी आमतौर पे पता होता है, मतलब आपको कॉल कर रहा है कोई बंदा, मतलब किसने आपको कॉल की है। और इस तरह से वो सारी चीजें वो ऑफलाइन वैसे मतलब एक तरह से इवेंट्स है ना। कोई आपको कॉल कर रहा है, कोई आपके स्टोर विजिट कर रहा है फिजिकली, और इस तरह से वो सारी चीजें, तो वो ऑफलाइन इवेंट्स होते हैं। लेकिन क्योंकि इनका कोई आउटलेट या स्टोर नहीं है, तो इसलिए इनकी ऑफलाइन इवेंट्स वगैरह नहीं हम क्रिएट करते हैं। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं ऑफलाइन इवेंट्स के अंदर जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल नहीं है, मतलब गूगल, फेसबुक दोनों ही पाकिस्तान में ऑफलाइन इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन मतलब दूसरे दूसरे कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में, या जरा थोड़े से डेवलप्ड कंट्रीज में ये काफी एक्यूरेट इसका ये डाटा होता है। आपको यहाँ पे जो चीज काम दे सकती है वो ये दे सकती है, कस्टमर लिस्ट। आप यहाँ पे अपना ठीक है, खैर उसके लिए वो एक बिजनेस मैनेजर, जैसे मैंने आपको बताया था, तो बिजनेस मैनेजर में इसको ऐड करना पड़ेगा। बिजनेस मैनेजर में जब आप ऐड करेंगे तो ये फिर आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। वो बिजनेस मैनेजर में कैसे ऐड करते हैं, बिजनेस मैनेजर क्या होता है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। खैर, कहने का मकसद ये था कि आप अपनी कोई भी कस्टमर लिस्ट इसको दे सकते हैं। क्रिएट एन ऑडियंस बाय अपलोडिंग अ लिस्ट ऑफ कस्टमर्स हु हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। ठीक है, ये भी एक तरह से ऑफलाइन एक्टिविटी है ना, कि उन्होंने आपको कॉल किया, आपके पास डाटा है सारा, वो आप इसको यहाँ पे अपलोड कर दें उस डाटा को, तो ये खुद ब खुद उन लोगों को ढूंढ लेगा फेसबुक पे। जी, समझ आई सबको?
कोई क्वेश्चन? अच्छा, अगली चीज यहाँ पे हम पढ़ने लगे हैं प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब होता है फेसबुक, इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों फेसबुक की मलकियत है, बल्कि अब तो व्हाट्सएप भी है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे क्योंकि सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात हो रही है तो इसलिए हम वही बात करेंगे। जी बेटा। अच्छा, नरगिस, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको एक दफा लेक्चर समझ नहीं आया, आप जब उसको रिपीट करेंगी, दोबारा देखेंगी तो आपको 80% समझ आ जाएगा। अगर दोबारा देखेंगी तो आपको 100% समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो, आप इवन डायरेक्ट मुझे भी अप्रोच कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मजीद ये कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगी ना तो लिटरली आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। आप लोगों का मसला ये है कि आप लोग सिर्फ मुझे सुनते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये मैं कहता हूं इससे भी ज्यादा अल्लाह करे आपको मुश्किल लगे, कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इससे ज्यादा मुश्किल लगना चाहिए। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत चीजें आसान लगेंगी। आप खुद आपके हाथों से जब हर चीज गुजरेगी, आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे, तो आपको हर चीज समझ आना शुरू हो जाएगी। और ऑब्वियसली ये फर्स्ट टाइम आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपकी इस तरह की चीजों से इंटरेक्शन है, तो ये बनता है इतना थोड़ा सा आपको जो एक अजनबियत फील हो रही है इन चीजों से, वो बिल्कुल होगा, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिटरली बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन खैर, मैं ऐसे किसी बच्चे की तो शिकायत पे मैं क्या ही बोलूं कि जो प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, जो असाइनमेंट दें और वो असाइनमेंट भी ना करके हैं, तो उनको मैं क्या कहूंगा भला। मैं कंसीडर कर सकता हूं कि उसको चीजें आसान लगनी चाहिए, या फिर उसके साथ मैं कोऑपरेट करूं, या इस तरह से कुछ। अच्छा फखरुन्निसा, फेसबुक पिक्सल का मैंने ये बताया था कि एक तो हम ये दोबारा पढ़ेंगे तो आपको इस तरह से ना समझ आ जाएगी वैसे। लेकिन स्टिल मैं आपको वैसे बता देता हूं। ये देखें हमारे पास, अब खैर ये हमारा जो लेक्चर है वो और तरफ को निकल जाएगा, मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में नहीं छेड़ा था मैंने। हमारे पास फेसबुक पिक्सल बेसिकली फेसबुक का एक टूल होता है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, जिसका फायदा क्या होता है, ये हमारी वेबसाइट को ट्रैक करना शुरू कर देता है। ठीक है। अब ये इसका इस वक्त ये अहमद फराज हुसैन के नाम से एक ये पिक्सल है। ठीक है। ये पिक्सल हम किसी भी अपनी वेबसाइट में ये इंटीग्रेट कर देंगे। यहां से कनेक्ट भी कर सकते हैं, पार्टनर इंटीग्रेशन, वर्डप्रेस वगैरह की वेबसाइट हो तो डायरेक्ट पार्टनर इंटीग्रेशन हो जाती है। ठीक है। वो कॉमर्स से भी हम कर सकते हैं डायरेक्ट, जो कि प्लगइन है वर्डप्रेस का, और डायरेक्ट वर्डप्रेस को भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको बताता चला जाता है और वो इंटीग्रेशन हो जाती है। ये वैसे चीजें हमने पढ़नी है, इसलिए मैं डिटेल में आपको बता नहीं रहा था। तो ये बेसिकली जो फेसबुक पिक्सल है, ये एक
टूल है जो हम इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। बेसिकली हमारी वेबसाइट हमारा अपना एसेट है। फेसबुक का उससे कोई कंसर्न नहीं है, फेसबुक उससे किसी तरह कनेक्ट नहीं है, फेसबुक किसी भी तरह से उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, हम जब फेसबुक से चाह रहे हैं कि फेसबुक हमारी वेबसाइट को मॉनिटर करे, उसकी ऑडियंस को मॉनिटर करे, ताकि हमें फायदा हो, हमें बता सके वो कि ये लोग फेसबुक पे हैं और इन जैसे और लोग फेसबुक पे हैं, और मतलब उसको हम रीटारगेटिंग कर सकें, उस जैसी लुक अलाइक बना सकें, और वो सारी चीजें हम मतलब अपना मकसद इस्तेमाल कर सकें। और सबसे बढ़ के हम जब कंपेन चलाते हैं कन्वर्जन डायरेक्ट सेल वगैरह की, तो उसमें भी पिक्सल के बगैर तो नहीं फेसबुक बता सकता कि किसने ऑर्डर किया किसने नहीं किया। मतलब एक बंदा हमारी फेसबुक पे ऐड देख के क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे लैंड कर गया, वो तो फेसबुक से बाहर चला गया, तो फेसबुक कैसे बता सकता है कि उसने जाके ऑर्डर किया था या नहीं किया था। वो जो पिक्सल है जब हम अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल कर देते हैं, तो वो पिक्सल जो है ना फेसबुक को बता रहा होता है कि ये बंदा, क्योंकि पिक्सल समझ लें कि वो ना चौकीदार है फेसबुक का, लेकिन बैठा हमारी वेबसाइट के अंदर होता है। वो सारी खबरें फेसबुक को दे रहा होता है कि ये बंदा जो आपकी इस कंपेन से आया था ना, इसने आके ये वाली प्रोडक्ट ऐड की थी, लेकिन फिर ये बिल दिए बगैर और वहां से वापस चला गया, प्रोडक्ट्स भी इसने रख दी। फिर एक और बंदा आया, इसने फौरन बताया फेसबुक को कि हाँ, जो एक और बंदा आपने भेजा था ना, वो आया था, उसने फलाना पॉलिशर खरीदा और उसका पेमेंट करके तो वो चला गया, यानी कि उसने खरीद लिया, और इतने का उसका टोटल बिल बना था। हर चीज ना ये जासूसी कर रहा होता है और आपके पीछे फेसबुक को बता रहा होता है। ठीक है, और वही फिर हम जब फेसबुक को खुद आते हैं, हम कहते हैं कि यार तुम इतनी जासूसी तो करवाते हो। अब वो लोग जो हमारी वेबसाइट में विजिट कर रहे थे, हमसे चीजें परचेज कर रहे थे, वो आपके जारी बात है फेसबुक पे भी तो होते हैं, तो बताओ वो कहाँ है। तो फिर हमें उसकी ऑडियंस बना देता है वो। ठीक है, समझ आई कुछ? समझ आई है? जी, फखरुन्निसा। पक्का समझ आई है? चलें एक काम करें, माइक ऑन करें और मुझे बताएं पिक्सल क्या होता है। हाँ जी, जल्दी करें। यार ये भी अजीब बात है, मैं जिससे बात करता हूँ वो मीटिंग ही लेफ्ट कर देता है। हद है वैसे। हाँ जी, कोई और बताएगा मुझे? हाँ जी फखरुन्निसा, जी सर। बताएं क्या होता है फेसबुक पिक्सल। सर मतलब फेसबुक से रिलेट कर देते हैं ना उसे, इनके वेबसाइट अपनी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका कोई इम्तिहान नहीं हो रहा है, जस्ट आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ सर चीजों। आवाज तो आपकी कट रही है, मेरा माइक नहीं सही, नेट मेरी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो क्या ख्याल है क्या होता है पिक्सल? चले, हाँ जी, और कौन बताना चाहेगा? जी नम्रा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और मुझे ये बताएं और कौन बताना चाहेगा, माइक पे आके कौन एक्सप्लेन करेगा पिक्सल क्या होता है। सर मैं बताऊं? जी बताएं बेटा। सर बेसिकली पिक्सल जो होता है वो डाटा को स्टोर करता है और फिर उस डाटा की बेस पे ऑडियंस जो
ये उसका बिहेवियर जो है वो ट्रेस करता है कि कौन सी ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने हमारा जो एड है उसको जस्ट व्यू किया है, कौन सी ऐसी ऑडियंस थी जिनका ज़्यादा इंटरेक्शन था। मतलब वो कैटेगराइज करता है ऑडियंस को, उनके बिहेवियर को जज करता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा है नम्रा ने। आप तो मुझे बिल्कुल, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि माशाल्लाह आपको समझ आई है चीज़ों की बहुत अच्छी सी। जो फेसबुक पिक्सल है, जैसे नम्रा ने कहा कि वो हमारा जो डाटा होता है, सॉरी, जो हमारी ऑडियंस का डाटा होता है, यानी कि हमारे जो ऐड हम चला रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, वो ऐड देख के या उस ऐड पे क्लिक करके जो लोग हमारी वेबसाइट पे लैंड करते हैं वो उनको ट्रैक कर रहा होता है। ओवरऑल हर किसी को ही वैसे ट्रैक कर रहा होता है हमारी वेबसाइट पे। मतलब पिक्सल कोई भी आता है ना, वो उसको ट्रैक कर रहा होता है, वो देख रहा होता है कौन आया है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप अरीश। तो कौन आया है, किसने क्या चीज़ परचेज की है, किसने नहीं कुछ भी परचेज किया, कौन जस्ट जो है ना वो इधर उधर टाइम स्पेंड करके चला गया, किसने कितना टाइम स्पेंड किया है, हर चीज़ वो ट्रेस कर रहा होता है हमारी वेबसाइट पे जो लोग विजिटर्स होते हैं उनके बिहेवियर को। ठीक है, तो बेसिकली वो फेसबुक का चौकीदार है जो हमारी बैठा वेबसाइट के अंदर होता है। तो वो सारी रिपोर्टें भेज रहा होता है अपनी फेसबुक को। ठीक है, वो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है, इस तरह का लंबा चौड़ा सा इस तरह करके ना कोड होता है। बस वो कोड या तो हम खुद कॉपी करके जाके अपनी वेबसाइट पे के कोड में डाल दें, या फिर पार्टनर इंटीग्रेशन वगैरह कर लें, जैसे वो मैंने दिखाया ना वर्डप्रेस का आ रहा था। वो खैर हम आगे पढ़ेंगे भी वो कैसे होती है। तो वो स्टेप बाय स्टेप होता है उसका, मतलब जिस हमने करना है उसमें कोई, हमने जो है ना मिसाल के तौर पे वर्डप्रेस में करना है, जिस टूल के अंदर करना है, जिस टेक्नोलॉजी पे हमने करना है, कोई जुमला के अंदर करना है, मैजेंटो के अंदर करना है, या जहां भी करना है, तो वो फिर उस लिहाज से वो सारे स्टेप्स होते हैं। वहां पे कोई प्लगइन करना है, कोई ऐप करनी है, कोई जो भी, या फिर कोड वहां पे इंसर्ट करना है, कहाँ पे जाके कोड इंसर्ट करना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताता चला जाता है। तो ये आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, मतलब वो हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह एंड पे। वैसे भी ये ना बुनियादी चीजें आमतौर पे पिक्सल इंसर्ट करना, और ये आमतौर पे बिल्कुल बुनियादी चीजें नहीं है। ये आपको कोई भी करके दे सकता है। मतलब एक दफा आप पिक्सल इंसर्ट करवा लें किसी से भी, काम तो आपने बाद में करना है, ये चीजें साथ साथ बंदा सीख लेता है। ठीक है, पिक्सल इंसर्ट करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपको कंपेन को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए। कंपेन बनाना, कंपेन चलाना, ऑडियंस के साथ खेलना, ऑडियंस क्रिएट करना, वो सारी चीजें ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मेजर पार्ट है आपकी सोशल मीडिया मार्केटिंग का। बाकी वो जो सेटिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं, यानी कि पिक्सल कैसे इंसर्ट करना है और वो सारी चीजें, वो तो खैर वन टाइम होती हैं एक तरह से। मतलब आपके पास प्रोजेक्ट आया, आप मुझे भी कहेंगे सर ये पिक्सल इंसर्ट कर दें मुझे इस वेबसाइट के अंदर, तो वो 5 मिनट में हो जाएगा, मैं आपको कर दूंगा। लेकिन असल काम बाद में, जारी बात है, जो रोजाना की बुनियाद पे करना है, जो लॉन्ग टर्म करना है, वो यही है कि आपने कंपेन्स को मैनेज करना होता है, इसको ओवरऑल किस तरह से आपने ऑप्टिमाइज करना है चीजों को, सेल जनरेट करनी है या उसका गोल ऑब्जेक्टिव को गेन करना है, वो असल काम है। ठीक है, बाकी वो सारी चीजें बंदा साथ साथ एक एक करके वक्तन फवक्तन सीखता चला जाता है। अच्छा जी, तो हम असल में पढ़ने लगे थे प्लेसमेंट्स। अच्छा, प्लेसमेंट्स मैं आपको बता रहा था कि फेसबुक की दो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, एक फेसबुक है, एक इंस्टाग्राम है। अब इन दो प्लेटफॉर्म्स पे भी आगे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं एड्स के। मिसाल के तौर पे आप मैसेंजर खोलें, वहां पे भी ऐड आ रहा होता है। आप इन स्ट्रीम वीडियोस पे हों, यानी कि वीडियोस को ब्राउज कर रहे हैं, वहां पे भी ऐड आ रहा होता है। आप अगर जो है ना अपना न्यूज़ फीड देख रहे हो, वहां पे भी ऐड आ रहा होता है। आप अगर मतलब डेस्कटॉप पे हो तो साइड कॉलम में भी ऐड आ रहा होता है। आप कभी जो है ना कोई स्टोरी पे जाएं, तो आमतौर पे 2-3 स्टोरीज आपके फ्रेंड्स के बाद एक स्टोरी जो है ना ऐड की आ रही होती है। आप इसी तरह अगर जो है ना वो सर्च फीड के अंदर हो,
इंस्टाग्राम की बात कर रहा हूँ, अगर सर्च फीड के अंदर हो वहां पे भी ऐड आ रहे होते हैं। आप अगर IGTV में हो वहां पे भी ऐड आ रहे होते हैं। आप अगर जो है ना लैपटॉप वगैरह पे यूज कर रहे हैं, आप या फिर आप सपोज आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम, फेसबुक वैसे आमतौर पे ना, तो उसका बिल्कुल फॉर्मेट अलग हो जाता है और उसमें ज्यादा जगह होता है, तो आमतौर पे साइड्स पे वो बैनर्स आ रहे होते हैं एड्स के। इसी तरह आप अगर स्टोरी पे क्लिक करके इन वेब आर्टिकल पे चले जाते हैं, यानी कि वो जैसे कोई स्टोरी होती है ना, तो उस पे स्वाइप अप लिंक लगा होता है, तो लिंक क्लिक करके आप अगर कहीं वेबसाइट पे लैंड कर जाते हैं, तो उस वेबसाइट पे, हालांकि वो वेबसाइट तो होती है मतलब फेसबुक की तो नहीं होती है, लेकिन वो इन वेब आर्टिकल उसको बोलते हैं, तो वो वहां पे आप जब लैंड कर जाते हैं तो वहां पे भी आ रहे होते हैं एड वगैरह। तो मतलब कहने से मुराद ये है कि बहुत तरह के एड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने असल में देखना होता है कि एफिशिएंसी किस ऐड की है। यानी कि अब देखें ना, एक एड है जो आपके सामने आया जब आप न्यूज फीड जस्ट स्क्रॉल अप कर रहे थे और आपके सामने ऐड आया, आप रुके नहीं रुके, वो जो भी था वो आपने आप रुके, उसको 1 सेकंड देखा और उसको फिर आपने स्क्रॉल अप कर दिया। एक ऐड था, आप अपनी फ्रेंड की स्टोरी देख रही थी, उस स्टोरी के बाद नेक्स्ट स्टोरी ऐड की चल पड़ी। अब वो कोई तकरीबन 5-6 सेकंड की स्टोरी थी, वो स्टोरी चली, तो मतलब उस एड का इम्पैक्ट आपके माइंड पे और वो जो न्यूज फीड वाला एड था, दोनों का इम्पैक्ट अलग अलग होगा। अब ऐसा भी होता है कि एक प्रोडक्ट है वो स्टोरी पे ज्यादा अच्छी परफॉर्म कर रही होती है और वो न्यूज फीड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती। तो मतलब इस तरह से आपने जो प्लेसमेंट्स अगर कंट्रोल करनी हो, सबसे पहले तो ऑटोमेटिक प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि भाई सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को सर्व हो और जहां पे मुझे बेहतर रिस्पांस मिल रहा है वहां पे ज्यादा सर्व हो। लेकिन मैनुअल प्लेसमेंट पे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं कि मेरा ऐड कहाँ पे सर्व हो, कहाँ पे ना हो, ठीक है। सबसे पहले तो मेजर प्लेटफॉर्म्स आ गए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। अब वो नीचे उसको उसने कैटेगराइज कर दिया। ये देखें, ये फीड्स है। फीड का मतलब वही जो आपकी मेन वॉल होती है। जैसे ये आपके सामने ये वो एग्जांपल भी दे रहा है फेसबुक न्यूज़ फीड की। तो फेसबुक न्यूज़ फीड है, फिर इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड है, साथ साथ वो आपको ना लाइव व्यू भी देगा। फिर फेसबुक मार्केट प्लेस है, यानी कि जहाँ पे आमतौर पे आइटम्स वगैरह होती हैं, वो शॉप होती हैं और इस तरह से। फेसबुक वीडियो फीड्स है, यानी कि वो जो आप इन स्ट्रीम वो वॉच वाले सेक्शन में जब होते हैं। फेसबुक राइट कॉलम है, ये आमतौर पे वेब उस पे होता है राइट कॉलम। हाँ, ये आमतौर पे ना आपका जब ब्राउजर पे आप यूज कर रहे होते हैं ना फेसबुक, यानी कि उस पे होते हैं आप डेस्कटॉप वगैरह पे आप यूज कर रहे होते हैं, तो तब ये राइट कॉलम आता है, ठीक है। ये आपको व्यू से ही पता चल रहा होगा, ये फेसबुक जब आप ब्राउजर पे यूज करते हैं ये तब आती है, तो ये साइड पे बैनर आ रहे होते हैं इस तरह से। खैर, कहने से मुराद ये है कि भाई आप बहुत तरह के ऐसे एड्स हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और जिनको आप मर्जी से, जैसे ये इन आर्टिकल है, इंगेज विद पीपल रीडिंग कंटेंट फ्रॉम पब्लिशर्स, ठीक है। तो इसको मार्क करना है नहीं करना, खैर वो चीजें। तो कहने से मुराद ये है कि आप यहाँ पे प्लेसमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कहाँ पे मेरा एड सर्व हो, कहाँ पे ना हो। जैसे स्टोरी वगैरह पे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम स्टोरी। अब इंस्टाग्राम स्टोरी आप एक देख रही होती हैं स्टोरी, अगली स्टोरी आपकी जो है ना इस तरह से स्पॉन्सर्ड जिस पे लिखा होता है वो ऐड किया आ जाती है। तो इस तरह से अब मतलब ये सारी चीजें होती हैं। खैर, अब मुझे ये बताएं कि ये प्लेसमेंट्स की आपको समझ आई, हम अपनी बिड कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं। सर ये फिर मोस्टली है ना कि खुद जो प्लेसमेंट कंट्रोल करता है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए। हाँ, वैसे आमतौर पे 90% प्रैक्टिस में आप लोग ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ही कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं। मतलब जारी बात है, एक ऑप्शन दिया है फेसबुक ने आपको, तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक प्लेसमेंट को ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहिए।
हाँ, ज्यादातर ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो खुद ब खुद उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा, तो जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है वो उधर सर्व करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप खुद से आपको बिहेवियर का अंदाजा हो तो आप जो वो कुछ ना कुछ भी सर्व करता है ऐसी जगहों पे जहां पे आपको रिस्पांस नहीं मिलता, तो आप वो बिल्कुल नहीं करेंगे। खैर, फेसबुक ने तो पैसे बनाने हैं। फेसबुक आमतौर पे उसने अपनी कोई भी फॉर्मेट को खाली नहीं छोड़ना होता, उसने ऐड सर्व करने ही होते हैं। तो सर इससे बेहतर ये नहीं रहेगा कि हम खुद सिलेक्ट करें प्लेसमेंट को, ताकि हाँ, ये बिल्कुल अपनी बिल्कुल आप मर्जी से सही बताएं? कह रही हैं। आप अपनी मर्जी से अगर सिलेक्ट करें तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब ये असल काम ही यही है कि आप अगर फेसबुक मार्केटर हैं तो आप खुद जो है ना वो डिटेल में डेप्थ में जाके चीजों को ट्राई करें। ये असल काम है। बाकी खैर, मुझ जैसे जो कामचोर होते हैं वो फिर यही करते हैं कि इशू आ गया। ठीक है, तो सॉरी, मैं कह रहा था जो मुझ जैसे कामचोर होते हैं वो यही करते हैं कि बस ठीक है, फेसबुक खुद ही समझ लेगा, चलो जान छुड़ाओ। तो काम चल रहा होता है, फिर चलने देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इसको जो है ना आप, सर वो फिर डिमांड भी तो अलग होती है ना कि स्टोरी के लिए आप अलग वो साइज होता है पिक्चर का, या हाँ बिल्कुल आप सही कह रही हैं। या अब वो क्या होता है, वो आमतौर पे जब आप उसको देंगे ना, अपनी जो है ना वो क्रिएटिव देंगे यहाँ पे ऐड पे, तो वो खुद ब खुद आपको बता देगा कि ये कहाँ कहाँ पे सर्व हो सकता है, कहाँ कहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। आमतौर पे तकरीबन 1 by 1 की जो होती है ना, मतलब ये स्केयर आपकी जो होती है पोस्ट या इमेज, वो आमतौर पे तकरीबन 70% आपके ये प्लेसमेंट्स पे चलती है। बाकी मतलब कुछ ना कुछ जो डिफरेंट होती हैं चीजें, वो आपको फिर वो खुद बता देता है कि यहाँ पे ये वाले रेशो लगनी है, तो वो वाली रेशो आपको अपलोड करनी पड़ती है फिर, ठीक है। जैसे ये देखें, इंस्टाग्राम स्टोरी है, वो इस पे 9/16 की इसको रेशो चाहिए होती है। यानी कि ये देखें ना, ये स्केयर तो नहीं है किसी भी तरह से। तो ये मतलब 16 वर्टिकल है और 9 ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये आपको, ये अगर आप क्रिएटिव पे अपलोड करेंगे तो ही ये स्टोरी में चल सकती है, वरना नहीं चल सकती। सर फिर ये रेशियो ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि फिर हाँ, हमने खुद ही ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है, बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है। आप उनको उसको हम ये रेशो, बताते हैं कि ये साइज से? हाँ उसको आप रेशो बताते हैं कि ये साइज चाहिए, और वो आपको उस रेशो एस्पेक्ट में आपका ग्राफिक्स डिजाइन करके देता है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी फेसबुक ना इतना आसान है, यकीन जाने वो हर चीज खुद आपको बता रहा होता है। अब देखें ना, मैंने कहा स्टोरी एंड रील्स, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, मैं जो भी इसको कहूंगा ना, वो खुद मुझे मतलब साथ रेशो बता रहा होगा, मुझे हर चीज को साथ एक्सप्लेन कर रहा होता है। ये देखें, साथ छोटे छोटे गोलू गोलू उसने दिए होते हैं, उसमें हर चीज बता रहा होता है। मतलब आप हर चीज खुद बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। कोई कहीं पे मुश्किल हो भी ना, तो ये खुद आपको बता देता है कि इस चीज का मकसद क्या है और ये कैसे होगी सॉर्ट। तो मतलब वो कोई उसमें मुश्किल नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना हमारे पास एक बिड वाला सेक्शन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, हम इस वक्त कर रहे हैं, अल्लाह भला करे, मैसेंजर, हमने मैसेजेस का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया, तो इसलिए इसमें ना ज्यादा कुछ खास हमें मिलेगा नहीं। हमें शायद यहाँ पे अगर हम कन्वर्जन्स करेंगे ना, तो हमें वहां पे कुछ ज्यादा चीजें मिलेंगी, ठीक है। यानी कि वो मैसेजेस वाली जो होती है ना, उसमें बहुत ज्यादा होते नहीं है वो, ये कोस्ट कंट्रोल वगैरह, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ पे ये आखिरी सेक्शन है एड सेट के अंदर। इस सेक्शन में आप खुद जो है ना वो कंट्रोल कर सकते हैं कि आपकी जो अच्छा, आपके जो ऑब्जेक्टिव है
वो आप अचीव करते हुए आप कितने विलिंग हैं कॉस्ट स्पेंड करने के लिए, और मतलब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कितना स्पेंड कर सकते हैं पर आपको सेल या पर आपको मैसेज या पर आपको लीड या जो भी वो क्या कॉस्ट आए तो आपके लिए फिजिबल है, आप उसको बियर कर सकते हैं, और वो सारी चीजें ठीक है वो यहां से आप उसको कंट्रोल करते हैं। अब मिसाल के तौर पे यहां पे एक चीज है आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज है आपके पास, सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी। आप भाई मैंने कन्वर्जन सेलेक्ट किया है ना, तो भाई आप इस एड को किस काम के लिए ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, यानी कि फेसबुक किस इवेंट के पीछे भागे, किस गोल के पीछे भागे। वो गोल यहाँ पे कन्वर्जन हमने क्योंकि सेलेक्ट किया था तो कन्वर्जन होगा, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जेशन का मतलब है कि वो लोग जो आपके साथ हो सकता है आपको भले एड आपका शॉपिंग का है लेकिन आपको हो सकता है वो मैसेज करें। इसी तरह अदर ऑप्शंस हैं लिंक क्लिक्स, इंप्रेशंस और डेली यूनिक रीच, ठीक है। मतलब लिंक क्लिक्स का मतलब है कि भाई ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एड्स पे क्लिक करके करते हैं और वेबसाइट्स वगैरह पे लैंड करते हैं, वो चीज़ खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं इस बात से यहाँ पे कंसर्न नहीं रहेगा, वो कंसर्न खरीदने से यहाँ पे रहेगा। कन्वर्जन का मतलब है यानी कि आपका बिजनेस जनरेट होगा। यहाँ पे अदर ऑप्शंस में लिंक क्लिक्स का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे। इंप्रेशंस का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा एड सर्व होगा। डेली यूनिक रीच का मतलब है कि रोजाना नए लोगों को आपका एड सर्व होगा, या यूं कह लें कि एक दिन में एक दफा आपका एड जो है ना आमतौर पे लोगों को सर्व होता है, ठीक है। ये यूनिक रीच वगैरह इसमें आ रही होती है। तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब है भाई आप कहते हैं कि यार मुझे मेरी चीज़ 1000 की है, इसमें मुझे 200 रुपया मैक्सिमम अगर पर ऑर्डर कॉस्ट आए तो मैं बियर कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो मैं कॉस्ट ही बियर नहीं कर सकता। मेरी खुद जो है ना खरीद 700 रुपये की है, तो अगर मैं 200 रुपया कॉस्ट आए तो तब मुझे कोई 100 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, वरना तो मैं लॉस में जाना शुरू हो जाऊंगा। तो आप तब इसको फिर कह देते हैं कि भाई 200 रुपया मेरी टोटल ये इसमें है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अब ये कॉस्ट कंट्रोल आपका आ गया। अब कॉस्ट कंट्रोल में आगे एक बिट स्ट्रेटजी होती है। अब बिट स्ट्रेटजी जो है ना वो थोड़ा सा आपने ध्यान करना है, आपको समझ आ जाएगी। जो कॉस्ट इसमें ना दो तरह का होता है, एक कॉस्ट कैप होता है, एक बिड कैप होता है। आमतौर पे आपने कॉस्ट कैप ही यूज करना है, बिड कैप आमतौर पे कोई नहीं यूज करता। ये बहुत एक्यूरेट जो समझ ले कैलकुलेटेड चीजें होती हैं सिर्फ उनके लिए यूज हो सकता है। अब यहाँ पे कॉस्ट कैप की अगर बात करें तो कॉस्ट कैप कहते हैं आपने 200 रुपया लगा दिया, हो सकता है वो कुछ आपको जो है ना ऑर्डर्स 250 रुपए में भी दे रहा हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो अल्टीमेटली एवरेज जो है ना वो 200 से नीचे मेंटेन करेगा। बात की समझ आइए आपको। जो मैक्सिमम कॉस्ट है ना वो बेसिकली आपने उसको बताई है 200 रुपया, वो 200 से नीचे नीचे रखेगा कॉस्ट को। कोई 100 रुपए में कर रहा होगा, कोई 150 रुपए में ऑर्डर आ रहा होगा, कोई शुरू में हो सकता है आपको 250 रुपए में भी आए, हो सकता है बाद में भी 250 रुपए में आए, लेकिन चूंकि कुछ 150 रुपए में आ रहे होंगे, कुछ 250 रुपए में आ रहे होंगे, तो एवरेज जो कॉस्ट है वो आपके पास फिर 200 रुपया आएगी। कहने से मुराद ये है कि मैक्सिमम आपने उसको कॉस्ट बता दी, भाई मुझे पर ऑर्डर अगर 200 रुपया मैक्सिमम कॉस्ट करे तो मैं बियर कर सकता हूं, वरना इससे ज्यादा तो मैं पर ऑर्डर कॉस्ट बियर ही नहीं कर सकता। तो वो फिर इसको कॉस्ट कंट्रोल में उस तरह से कंट्रोल करता है, ठीक है। और बिड कैप बेसिकली एक्यूरेटली होता है कि आप जो है ना जब बिड कैप बता देते हैं तो आप उसको बेसिकली ना ये ऑक्शन में जाता है। अब ये फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आपने कॉस्ट कंट्रोल ही यूज करना है। आमतौर पे कॉस्ट कैप ही यूज करना है, बिड कैप आपको यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन वैसे मैं थॉरोली बता दूं कि बिड कैप आमतौर पे एक्यूरेटली आप बिड कंट्रोल करते हैं, आप कितनी बिड दे सकते हैं अपने उस एड पे कन्वर्जन के लिए, या उस एड की सर्विंग के लिए, उस पर इंप्रेशन के लिए, या जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है उस पे आपकी क्या बिड आप कर सकते हैं। तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस चीज को छोड़ दें क्योंकि आमतौर पे ये यूज नहीं होगा, ठीक है। अब पाकिस्तान में तो खास तौर पे ये यूज नहीं होता, यहाँ की ऑडियंस ही बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ा तो कॉस्ट कैप ही यूज करना पड़ेगा। मतलब आप कहते हैं कि यार मुझे पर ऑर्डर ही 500 रुपया कॉस्ट कर रहा है, मेरी 700 रुपए की प्रोडक्ट है, 200 रुपया तो जो है ना वो मेरी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी नहीं पूरी हो रही,
तो मतलब जो मुझे बच रहा है, तो वो आप उसको नहीं कर सकते हैं, तो वो फिर क्या होगा, आप उसको कॉस्ट कंट्रोल लगाएं, तो उससे अगर फेसबुक उस कॉस्ट के अंदर लिमिटेड रह के आपको कन्वर्जन दे सका तो देगा, वरना नहीं देगा। वो कह देगा नहीं यार, इसके अंदर मैं आपको इतने में मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कैसे परचेजेस दूं या कैसे मैं आपको सेल दूं। ठीक है, ये इस बात की समझ आई कॉस्ट कंट्रोल की? हाँ जी, कॉस्ट कंट्रोल की समझ आई है आपको? सर ये कुछ टूल आपके ओपन है या आप साथ जैसे काम करते जाते हैं फिर ओपन होते हैं, कि शुरू में तो ये ओपन नहीं होते? वो इस तरह से होता है, ये देखें, सबसे पहले सर तो जैसे ये हाँ जी, जी जी मैं आपको बताता हूँ। कॉस्ट कंट्रोल में आपको कॉस्ट कैप और बिड कैप के ऑप्शन दे रहे हैं, ये शुरू में तो ओपन नहीं होते। हाँ, वो कॉस्ट कंट्रोल अगर आप लगाएं ना तो तब वो देता है इसमें से सिलेक्ट करने के लिए। पहले ये 3 देता था, अब ये 2 देता है। वैसे आपने जो है ना, अगर ये इसको रिमूव कर देंगे ना तो ये चले जाएंगे, मतलब उसको पता चल जाता है कि भाई ये सिलेक्ट करने के मूड में नहीं है, तो फिर उसका मकसद नहीं है ना वो, तो बाद में ऑप्शन फर्दर सिलेक्ट करनी होती है आपने। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे यूज करेंगे तो ही वो देगा। वैसे ये मेरे ख्याल में मैसेज पे तो ये कॉस्ट कंट्रोल होता ही नहीं है। मैं मैसेज का अगर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ, चेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है पहले नहीं होता था, अब शायद होता हो। अच्छा ये देखें, है वैसे इस पे ना, अब ये देखें इस पे ये बिड कंट्रोल ही है, इस पे ये वो कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। ये बिड कंट्रोल का मतलब है सेट बिड कंट्रोल इफ यू वांट टू कंट्रोल योर मैक्सिमम बिड इन एवरी ऑक्शन। बस मतलब सिंपल आप यही समझ लें कि ये कॉस्ट कंट्रोल है। ठीक है, अब वो बिड का क्या चक्कर होता है, ऑक्शन कैसे होता है, किन पैरामीटर्स पे होता है, मतलब कैसे आप ऑक्शन में जाते हैं, कौन विनर होता है, वो सारी चीजें मतलब एक बड़ी ना अलग सी बहस है, और उसमें आप कंफ्यूज होंगे लोग, मतलब ऐसे मुश्किल होगी आप लोगों के लिए। तो आप खैर इसके हवाले से पढ़ना चाहें तो ये छोटा सा आर्टिकल पढ़िएगा, लर्न मोर पे चले जाइएगा, इसको पढ़िएगा, जो समझ आ जाए, जिसको अगर मजीद इसका पूछना हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी ये कि आपको आमतौर पे आपका जो है ना, वो यहां से सबसे पहले तो आप कर रहे होते हैं मतलब अपना वो ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन गोल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन गोल आपका है मिसाल के तौर पे ये आपका जो है ना ऑप्टिमाइजेशन गोल है, अल्लाह भला करे, 1 मिनट बस होल्ड कीजिएगा। नहीं फखरुन्निसा, ये सीपीवी नहीं है। सीपीवी और टर्म है, इसको सीपीवी में आप नहीं कर सकती हैं। मतलब सीपीवी हो सकता है अगर इंप्रेशन के ऑक्शन के अंदर आप हों तो फिर सीपीवी आप इसको कंसीडर कर सकती हैं। लेकिन अगर आप जो है ना वो इंप्रेशन के ऑक्शन में नहीं है, आपका ऑक्शन ही जो है ना वो कन्वर्जन के लिए है या मैसेज के लिए है, तो फिर ये सीपीवी नहीं होगा। तो मैं बेसिकली ना इस ओवरऑल में बहस में आपको डालना नहीं चाह रहा, ये आप लोगों के लिए समझना डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो लेकिन खैर ये सिंपल यहाँ पे ये है कि जैसे हम यहाँ पे, अच्छा देखें, हम यहाँ पे सबसे पहले तो अपना ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं ना। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा जो भी होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव है मिसाल के तौर पे मैसेजेस। ठीक है, तो मैसेज के अंदर यहाँ पे वो ऑप्टिमाइजेशन का हमें देगा, जैसे वो कन्वर्जन के अंदर हमें दे रहा था ना कि भाई कन्वर्जन चाहिए या आपको लिंक क्लिक्स चाहिए या क्या चाहिए। इस तरह से यहाँ पे आप अगेन जो है ना उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं एड डिलीवरी के लिए। मतलब मैंने मैसेज सेलेक्ट किया हुआ है तो वो कह रहा है कि भाई हाँ जी मैसेज के लिए आप, तो फिर जारी बात है चाह रहे होंगे लोग आपको मैसेज करें। लीड्स का मतलब होता है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड डाटा आ जाए।
वो आप उसको लीड बोलते हैं बेसिकली। रिक्वायर्ड डाटा कैसे आता है, वो आप मतलब प्री मेड क्वेश्चंस लगा देते हैं, टेम्पलेट एक बना देते हैं मैसेज का, मतलब वो आपको कोई भी आपकी इनबॉक्स में लैंड करेगा तो उससे खुद ब खुद एक ऑटोमेटिक क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो उसका आंसर करेगा, फिर अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर वो उसका आंसर करेगा, फिर अगला। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हेलो हेलो गुड डे उस्मान, ठीक है, ये हमने एक प्री मेड मैसेज बनाया, प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर विद अस। उसने कॉन्टैक्ट नंबर अपना लिख के हमें भेज दिया, वो अगला क्वेश्चन खुद ब खुद उसके पास चला जाएगा, प्लीज शेयर योर डिलीवरी एड्रेस, वो डिलीवरी एड्रेस बता देगा, प्लीज शेयर योर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी बता देगा। तो इस तरह से वो खुद ब खुद जो है ना मैसेज ऑटो पे उसके पास जाते चले जाएंगे और वो उसका रिस्पॉन्स देता चला जाएगा, और लीड हमारे पास ओवरऑल जनरेट हो जाएगी एक रिक्वायर्ड डाटा की। फिर हम बाद में उसको कंपाइल करके कर सकते हैं। बेसिकली लीड्स का वैसे तो अलग से ऑब्जेक्टिव भी है, और उसमें जो इन फेसबुक फॉर्म्स आप कह लें या इंस्टेंट फॉर्म कह लें वो आते हैं, लेकिन इसके लिए आप कह लें कि इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लिंक क्लिक करें, इसमें आप जो है ना वो लीड्स करें, वो जो भी करेंगे तो वो इस तरह से आपके पास फिर होगा। खैर ये यहाँ तक हमारे पास जो है ना बिट तक की चीज़ें थी। नेक्स्ट हमने ऐड पढ़ना है, और ऐड इंशाल्लाह अगली एक क्लास के अंदर ही हम कोशिश करेंगे ऐड को कंप्लीट करें, और कोशिश करेंगे एक नेक्स्ट जो सैटरडे संडे है उसके अंदर हम मेजरली तकरीबन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है उसका जो मेजर पोर्शन है वो हम कर चुके होंगे। फिर हम कुछ एक दो प्रैक्टिकल कर लेंगे, लाइव एग्जांपल्स कर लेंगे, और बेसिकली यहाँ पे हमने एक और काम किया है, हमने किया है एक मैसेज को लेके सारा अब तक पढ़ा है। तो हम जो है ना वो ऑब्जेक्टिव चेंज करके भी हमें करना पड़ेगा, कन्वर्जन्स को लेके भी हम करेंगे, हम लीड जनरेशन भी करेंगे, हम जो है ना दूसरे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं 2-3 उनको भी हम ट्राई करेंगे, ताकि हर ऑब्जेक्टिव का आपको पता चल जाए। मेजर कॉन्सेप्ट सारे यही हैं, बाकी आगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज है वो इंशाल्लाह हम पढ़ लेंगे।